Hello aspirants, welcome to the channel UPSC Prince Mindset. As we know that we are following the PYQ series of economics, and in that we are moving to the next very lecture. इस बार हम चैप्टर करने जा रहे हैं शेयर मार्केट कंपनीज एक्ट, है ना। और उससे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी सीएससी 2025-2026 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो लोग सिलेक्ट हुए बड़ी अच्छी बात, नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, फेलियर इज़ नॉट द फैटर। आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि मेहनत करते रहें और उस दिन के लिए मेहनत करें जिस दिन आपका नाम इस पीडीएफ में आए, है ना। ठीक है, उस संघर्ष को याद करें। सो संघर्ष छोटा पड़ जाएगा जिस दिन आपका उस पीडीएफ में नाम आ जाएगा। मैं तो कुछ नंबर से मिस कर गया, पर मेरी यही दुआ रहेगी कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति इस ग्रुप में एक दिन इस पीडीएफ में अपना नाम देखे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस बिगिन। With reference to the investments, consider the following: bond, hedge fund, venture capital, stock. How many of the above are alternate investment fund? है ना। तो देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको AIF के बारे में बता दूं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है ऑल्टरनेट, तो ये अदर देन ट्रेडिशनल फंड्स होते हैं ना, अदर देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स लाइक म्यूचुअल फंड, है ना, स्टॉक्स। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के फंड होते हैं उनसे ये अलग होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हाई रिटर्न्स देते हैं, है ना। इसके अलावा क्या है कि सेबी की एक 1996 की रेगुलेशन है ना, 1996 की रेगुलेशन है, उससे ये बाहर होते हैं। हाँ, लेकिन रेगुलेटेड बाय सेबी। अगर कोई पूछे कि सेबी इसको रेगुलेट करता है कि नहीं, बिल्कुल रेगुलेट करता है। तो ये बात कंट्राडिक्टरी नहीं हुई सर। 1996 में सेबी ने एक फंड की लिस्ट दी थी, उससे ये बाहर होते हैं। ठीक है, अब इनकी भी कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 की जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, है ना, वो मेनली सोशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। जैसे MSME के अंदर इन्वेस्टमेंट, है ना, स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये सब होते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट, एंजल फंड जो आप जानते होंगे स्टार्टअप के अंदर किया जाता है ना, ये सब होता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे वो रियल एस्टेट के अंदर होते हैं, है ना, रियल एस्टेट के अंदर, प्राइवेट इक्विटी के अंदर होते हैं। दीज आर कैटेगरी 2 इन्वेस्टमेंट्स। कैटेगरी 3 इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं भाई इसके अंदर? तो जैसे हेज फंड हो गए, है ना, हेज फंड हो गया, पाइप फंड हो गया। दीज आर सम ऑफ द कैटेगरी 3 इन्वेस्टमेंट्स। बहुत डिटेल में आप नहीं जा सकते हैं, कंस्ट्रेंड है, तो उसके लिए आपको अपने इकोनॉमिक्स वाले सर का नोट्स देखना होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है, वो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विथ रेफरेंस टू द कौन कौन सा इसमें से AIF है। सवाल अगर आप समझे होंगे तो यही है कि इसके कौन कौन से AIF है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें बॉन्ड जो होता है वो मेन स्ट्रीम फंड है ना, मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट फंड है बॉन्ड। तो बॉन्ड जो है वो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक, स्टॉक्स भी मेन इन्वेस्टमेंट फंड है। हेज फंड अभी मैंने आपको बताया कैटेगरी 3 का होता है, और वेंचर ये कैटेगरी 1 का होता है। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे कोर नॉलेज होना था, जिसको इकोनॉमिक्स का वही जवाब दे सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। As regards returns from an investment in a company, generally bond holders are considered to be at lower risk than stockholders. बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमेशा याद रखिए, बॉन्ड होल्डर को सिर्फ रिटर्न मिलता है, स्टॉक होल्डर कंपनी में पार्टनर होता है ना। कभी भी कंपनी की जब लिक्विडेशन होती है तो लास्ट पेमेंट दिया जाता है स्टॉक होल्डर को। तो बेहतर पोजीशन में कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। अभी हमने बताया कि स्टॉक होल्डर जो होता है वो कंपनी में पार्टनर हो जाता है, बॉन्ड होल्डर्स को सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट का। सो दिस इज करेक्ट। ओहो, नेक्स्ट 3, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स। बिल्कुल सही बात है,
मैंने आपको बताया कि जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसा दिया जाता है, जब कंपनी का दिवालिया निकलता है, बैंकरप्सी होती है ना, और बाद में स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द एवेव स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ तो फिर फ़ायदा किसमें, देखिए स्टॉक होल्डर के साथ ये फ़ायदा होता है कि कंपनी का मुनाफा होता है तो उसको उसी हिसाब से पैसा ज़्यादा मिलता है। बॉन्ड होल्डर की तो अमाउंट उसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट वो फिक्स होता है। तो देखिए वन बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, दिस इज द बेस्ट, है ना, क्योंकि 2 और 3 ये बताता है कि क्यों रिलेटिवली लोअर रिस्क पे है बॉन्ड होल्डर एज कंपेयर टू स्टॉक होल्डर्स। नेक्स्ट, India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom। अब देखिए ये न्यूज़ में था, जो न्यूज़ पढ़ा होगा या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा वही जवाब दे पाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। इंडिया इक्विटी डेरिवेटिव्स का लार्जेस्ट मार्केट बन गया है ना, लार्जेस्ट मार्केट बन गया, बट उस समय बना था लार्जेस्ट मार्केट, है ना, ये सही बात है। इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने ओवरटेक कर दिया है हांगकॉन्ग को, है ना, और 4th लार्जेस्ट बन गया है। क्या बन गया है? 4th लार्जेस्ट, उस समय बना था ना। अब देखो उसमें करंट अफेयर का सवाल, इसलिए बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं जा सकते। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either टू वार्न और स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब देखिए किसी को पहला तो स्टेटमेंट नहीं भी पता हो तो तीसरा बिल्कुल पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वार करने वाला कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। बिल्कुल है। ओहो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल है। ओहो, जिसका नाम है, एक मिनट, सेबी, है ना। तो देखिए स्टेटमेंट 3 तो ऐसे ही गलत है, तो ये गया, ये गया, ये गया। सिर्फ जिसे थर्ड स्टेटमेंट पता हो इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ एलिमिनेशन। 2024-25 का सवाल है, तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक। सेबी है, देखिए इंडिया में कुछ भी स्टॉक वगैरह मार्केट को रेगुलेट करता कौन है? सेबी इज द अल्टीमेट रेगुलेटर। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, ये एक सेबी एक्ट के तहत बनाया गया था, सेबी एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन करा देता है यूपीएससी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कैन एक्सेस लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ आरबीआई। बिल्कुल कर सकता है, मैंने आपको बताया था लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, कर सकता है। इन इंडिया फॉर एफआईआई कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बिल्कुल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप जानते होंगे एफआईआई एफपीआई क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, टोटल फैक्ट्स। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट। बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट प्लेटफॉर्म दे सकता है ना। और पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसने सेपरेट प्लेटफॉर्म दिया है डेब्ट को, देखिए 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट, है ना, 2 तरह के। इक्विटी आपका स्टॉक से रिलेटेड हो गया, डेब्ट जो हो गया आपके बॉन्ड से रिलेटेड हो गया, है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने आपको पहला वो है जिसने अलग से डेब्ट के लिए ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज सी। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो देखिए कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, बॉन्ड मार्केट नहीं, फॉरेक्स मार्केट कुछ लेना ही देना नहीं, और फॉरेन एक्सचेंज उसका लेना देना होता है, स्टॉक मार्केट एंड मनी मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो लेंडिंग ऑब्लिगेशन होता है, कॉल मनी पुट मनी, वो मनी मार्केट में आता है। किस में आता है? मनी मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, 6th, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं। देखिए जगह कम है, एक छोटी सी शुरुआत है ना, पर ये शुरुआत आपके बहुत मदद करेगी। आगे भी बहुत कुछ लेके आऊँगा, फिलहाल तो ये प्रीलिम्स के लिए चल रहा है, ठीक है। मोस्टली चीज़ें अनपेड होंगी, कुछ क्रिटिकल चीज़ें जहाँ मुझे किसी और को भी एम्प्लॉय करना होगा वो सब, उसके लिए हम थोड़ी सी नॉमिनल चार्जेस रखेंगे, नथिंग मोर देन दैट, है ना।
नथिंग टू वरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, बैटरी भी कम हो रही है। आज का लेक्चर निकल जाए, फिर कल तो हम ले ही आएंगे न्यू बैटरी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, है ना, बीटा क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको पहले बीटा का जानकारी दे ही दूँ, है ना। जैसे आपके पास कोई बॉन्ड है ना, जैसे आपके पास कोई स्टॉक है, तो ओवरऑल मार्केट के अप डाउन होने से आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको बीटा मेजर करता है। क्या मेजर करता है? बीटा, है ना। फिर से सुनिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक इन रिलेशन टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट कैसे जब फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप जो बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको बीटा मेजर करता है, बीटा कोफिशिएंट। ठीक, जैसे अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है ना, तो आपका स्टॉक जो होगा मोर वोलाटाइल देन मार्केट, मार्केट से ज़्यादा वोलाटाइल होगा। और बीटा अगर लेस देन होगा तो आपका जो स्टॉक होगा दैट विल बी लेस वोलाटाइल देन मार्केट हो। अब आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बेकार है, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क, बेकार। अ टाइप ऑफ रिस्क दैट अराइजेज व्हेन परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल, बेकार। अ वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंजेस इन ओवरऑल मार्केट, करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी, है ना, कि भाई क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द आईआईबी इन्फ्लेक्शन इंडेक्स बॉन्ड। देखिए आईआईबी यानी इन्फ्लेक्शन इंडेक्स बॉन्ड ये होता है कि उसको इन्फ्लेक्शन समझते हैं ना, दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना, जो गवर्नमेंट भी डियरनेस अनाउंस देती है सैलरी में, है ना, तो उस बॉन्ड, अब आप देखिए इन्फ्लेशन, मानिए मुझे 6% का रिटर्न मिलना था बॉन्ड पे, कितने का? 6% का रिटर्न किसी बॉन्ड पे मिलना था। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से 6% का रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन परचेजिंग पावर करेंसी की कम हो गई है ना, परचेजिंग पावर गिर चुकी है। तो 6% को वो ऐसा रहेगा कि भाई जब इतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये जो है ये मान लो आधे % से अप हो जाएगा। इसी को इन्फ्लेक्शन इंडेक्स बॉन्ड कहते हैं ना। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाई वे ऑफ आईआईबीज। देखिए अब चूंकि गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है कि इन्फ्लेशन के साथ हम उसको अप डाउन करेंगे, तो वो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट हो थोड़ा कम मिले आपको। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये तो बिल्कुल सही बात है, नाम ही है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हेज करने के लिए। 1 और 2 दोनों सही है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, वो टैक्सेबल होते हैं, बिल्कुल फैक्ट्स की बात है ना, वो टैक्सेबल होते हैं। सो 7th का जो है ऑप्शन दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। देखिए कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, उसमें एक आपको फैसिलिटी होती है कि समय के बाद, कुछ लॉक इन पीरियड के बाद उस बॉन्ड को आप चाहें तो कंपनी की इक्विटी या शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी की इक्विटी या शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसी से रिलेटेड बात है। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए बहुत हद तक सही स्टेटमेंट है कि भाई इसमें आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आगे चल के आपको कंपनी में शेयर मिल जाएगा, तो थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट आप कम एक्सेप्ट करिए, ये सही बात है। तो ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices। ये भी सही स्टेटमेंट है, जो ऑफर होता है ना कहीं इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड होता है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये मेयर फैक्ट था इस क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू 9th क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल ही सही बात है, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें रिटेल इन्वेस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड दोनों में रिटेल इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है इस चीज़ को। ठीक है,
और ये होता है गिल्ट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। रिटेल गिल्ट अकाउंट इसको कहते हैं, रिटेल गिल्ट अकाउंट। So this is correct statement. Negotiated dealing system order matching is a government of India security trading platform of RBI। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, देखो बिल्कुल फैक्चुअल बात है, दिस इज बिल्कुल फैक्चुअल बात है। ये जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, ठीक है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, रिजर्व है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जहाँ ट्रेड की जाती है बाय RBI, ट्रेड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड थोड़ा टूल बार को घुमा दो ना, बार बार ये पंगा ही नहीं फंसेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करेक्ट स्टेटमेंट है। CDSL इज जॉइंटली प्रोपोर्टेड बाय RBI एंड बॉम्बे एक्सचेंज। अब देखिए ये फैक्चुअल था जिसको पता था गलत था, दिस इज नॉट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको यहाँ एक ट्रैप और हैक बताता हूँ, है ना। UPSC अक्सर मैं कह रहा हूँ, अभी इसको रूल मत मान लीजिएगा, थंब रूल, BSc और NSC को इंटरचेंज करता है, मैंने पाया है। जहाँ पर BSc होना चाहिए वहाँ NSC लिख देता है, जहाँ NSC होना चाहिए वहाँ BSc लिख देता है। तो जो भी आप पढ़ें उसको क्रिस्टल क्लियर रखें, है ना। हालांकि ये फैक्चुअल सवाल था बिल्कुल, तो 3 गलत है, ये गया 1 and 2। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है पहले आप समझिए, है ना। व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, तो पहले समझिए कि फाइनेंशियल डेप्ट क्या होगा। फाइनेंशियल डेप्ट ये होता है जिसमें बोरोइंग हो, बोरोइंग फॉर पर्पस ऑफ रीलेंडिंग, मतलब बोरो किया जाए रीलेंड करने के लिए, उसको फाइनेंशियल डेप्ट कहते हैं, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल डेप्ट किसे कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट कहते हैं जो बोरोइंग किया जाए, है ना, बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक हाउसहोल्ड बिजनेस, ठीक है, हाउसहोल्ड बिजनेस ऐसा गवर्नमेंट, ये नॉन फाइनेंशियल में आ गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या है भाई इसकी कहानी। दो बात याद रखिएगा, जो रीलेंडिंग के लिए ना हो और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज जिसको बोरो करें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड। ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड किसी चीज़ को लेता है वो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है। अमाउंट स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड पे जो पैसा लेते हैं घर गाड़ी के लिए लेते हैं, किसी को देने के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल आपको ऐसे मैं आपको बता दूँ कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक तरह का मनी। अभी ट्रेजरी बिल डिटेल में बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें कई बार सवाल पूछा है UPSC ने। ट्रेजरी बिल जो होता है दैट इज, ट्रेजरी बिल इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। RBI इशू करता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। RBI इशू करता है, ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे UPSC ने 2020 में पूछा था, इट्स नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है, 1 ईयर लेस देन 1 ईयर होती है, दैट इज लेस देन 364 डेज, ठीक, 364 डेज से कम होती है मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल भी क्या होता है, ट्रेजरी बिल भी जो है वो शॉर्ट टर्म की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, RBI और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करती है ना। और किस लिए यूज़ किया जाता है, टेम्पररी कैश, जो टेम्पररी लिक्विडिटी के शॉर्टफॉल होती है ना, मिसमैच होती है लिक्विडिटी की, उसको मैनेज के लिए, है ना, टू मैनेज मिसमैच ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये अगेन किसी को देने के लिए नहीं, रीलेंडिंग के लिए नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। तो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन द राइट आंसर। आप समझिए क्या है ये ट्रेजरी बिल, है ना, शॉर्ट
सारी चीज़ों से सवाल आता है। शॉर्ट टर्म है, मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होता है। 2020 में एक बार सवाल आया था जिसमें उसने स्टेट गवर्नमेंट के लिए दे दिया था, है ना। इसके अलावा टेम्पररी कैश मिसमैच, फंड मिसमैच या यूँ कहें लिक्विडिटी मिसमैच के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी। देखिए हुंडी यहाँ हिस्ट्री और इकोनॉमी को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? हिस्ट्री और इकोनॉमी को। आप उससे पहले जानिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है समझिए। ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है। सिंपल तरीके से समझिए कि मैंने आपसे कुछ सामान लिया है ना। मैंने आपसे कुछ सामान लिया। विचित्र हाल है यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है यार। ये तो मैंने आपसे कुछ सामान लिया, ठीक है। और एक सेकंड, मैंने आपसे कुछ सामान लिया। लेटस से कि आपसे मैंने ज्वेलरी खरीदी। क्या खरीदी? ज्वेलरी खरीदी। ठीक। आपको एक मैंने कागज़ का टुकड़ा दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, और बोला कि इसको जाके आप एसबीआई में जब एक्सचेंज कर लीजिए आपको अमाउंट मिल जाएगा। सो दिस इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं HYTS सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जहाँ मैं आपको बता था कि हाई यील्डिंग स्टैटिक टॉपिक्स होंगे, है ना, जिस पर 10-10 मिनट का मैं लेक्चर होगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा मार्क्स लाने में, क्योंकि स्टैटिक इज़ द किंग मैं हमेशा से बोला हूँ ना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो पहले के ज़माने में जब ट्रांजैक्शन होता था तो इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज होता था कि भाई मैं यहाँ से आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे दूँ, आप जाकर के पर्शिया में एक्सचेंज करें, वहाँ किसी को दिखाएंगे, तो वहाँ जो श्रेणीज़ होती थी बैंक टाइप की होती थी, या फिर आप यूँ कहें कि जो श्रॉफ्स होते थे, जो आज की डेट में ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको पैसे दे देते थे। तो इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ करना होगा, सॉरी फॉर दैट, इसका ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट, with reference to Indian economy, consider the following. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Certificate of deposit is a long-term instrument. Call money is a short-term. Zero coupon bonds are interest-bearing short-term bonds issued by commercial bank to corporations. अब देखिए, आप ये सवाल तब आप बना लेंगे अच्छे से जब आपको पता होगा कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। व्हाट आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, है ना। मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप तुरंत यहाँ पे सवाल को बना लेंगे। तो मनी मार्केट के डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखिए उसमें क्या क्या होता है। ठीक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी मैंने बताया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट्स या पीएन नोट्स, ये तो पार्टिसिपेटरी नोट्स को पीएन नोट्स कहते हैं, प्रोमिसरी नोट्स, है ना, प्रोमिसरी नोट्स। देन कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, then commercial paper, then certificate of deposit। ठीक है, ये सब होते हैं, और ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं ना, मनी मार्केट के हैं। तो ये सब किस क्या होंगे भैया? ये सब के सब शॉर्ट टर्म के होंगे। इतने से आपका सवाल निकल जाएगा, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि स्टैटिक इज द किंग। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, सो दिस इज बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट ऑफ इज अ लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म तो होता ही नहीं है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इतने से आंसर आ जाएगा। सो ये गया, ठीक, ये गया, क्योंकि टू तो होगा नहीं। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बिल्कुल सही बात है। यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, बिल्कुल सही बात है। बैंक आपस में कैश मिसमैच के केस में कॉल मनी को यूज करता है।
जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बेरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक टू कॉर्पोरेशंस। देखिए जीरो कूपन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक दो तरह का केस हुआ। एक हुआ कि मैंने आपको बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा दिया और बोला कि इंटरेस्ट इस पर 5%, ठीक। तो जब और आपने इसके फेस वैल्यू है इसकी 100 रुपये, फेस वैल्यू है इसकी 100 रुपये। तो जब आपने खरीदा इसका तो इसका 5 या 10% है रेट, तो आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, ₹10 मिल गया इंटरेस्ट। एक होता है कि मैंने आपको बोला इसमें 0% इंटरेस्ट है, फिर आप बॉन्ड क्यों खरीदेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है, 100 रुपये का बॉन्ड है, फेस वैल्यू है ना, लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ, आप बाई कर लो इसको 80 रुपये में, और जब ये मैच्योर्ड होगा तो आपको इसकी फेस वैल्यू रिडीम हो जाएगी। तो आपको 100 रुपये मिला, आपने खरीदा था 80 रुपये में, तो आपको 20 रुपये इंटरेस्ट मिला। इस तरीके से तो जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशंस। शॉर्ट टर्म ठीक है, पर इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होता है। दिस इज नॉट इंटरेस्ट बेयरिंग, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। सो दिस इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं यहाँ साफ कर दूं। With reference to the following issued by resident FPI foreign portfolio investor to overseas investors who want to be a part of Indian stock market without registering themselves directly, है ना, डायरेक्टली अपने आप को। अब देखिए यहीं पर एक चीज़ आता है कॉन्सेप्ट जो उसको लेके बहुत बवाल रहता है, दैट इज पीएन नोट का, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट। क्या चीज़? पार्टिसिपेटरी नोट। ये ऑफशोर इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना। मान लीजिए कोई विदेश का आदमी है ना, ठीक है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है। कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर। वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, बट वो एनोनिमिटी रहना चाहता है विदाउट रजिस्टरिंग अंडर सेबी। सेबी के अंदर रजिस्टर किए बिना इन्वेस्ट करना चाहता है, एनोनिमिटी मेंटेन किए हुए। तो क्या करेगा? ठीक है, वो कुछ एफपीआईज होते हैं। क्या होते हैं? एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो, है ना। एफपीआई खुद परेशान आज हो रहा है। कुछ एफपीआईज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सॉरी आज का थोड़ा सा लेक्चर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ है। कुछ एफपीआईज होते हैं वो पीएन नोट्स इशू करते हैं ना, जैसे मानो उन्होंने इन्वेस्टर से पैसा लिया और इन्वेस्ट कर दिया, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने बोला कि भाई इन्वेस्टर को, कि मानो इन्वेस्टर का नाम था डोनाल्ड ट्रंप, कि तुम पैसे दो हम इन्वेस्ट करते हो और इसके बदले तुम पीएन नोट्स ले लो, है ना। तो पीएन नोट्स वो इशू करेंगे, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और उसके थ्रू वो इसको दिया पीएन नोट और इससे पैसा लेके मार्केट में लगा दिया। तो ये आंसर इज पार्टिसिपेटरी नोट, डायरेक्टली पूछ लिया था। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना मनी मार्केट के और स्टॉक मार्केट के, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और आगे भी उठते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज सॉरी जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये बार बार स्क्रीन का, इसको मैं सही करूँगा। नेक्स्ट, द आरबीआई मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बॉट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बिल्कुल गलत बात है। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी करते हैं जिसको आरबीआई मैनेज करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और स्टेट का भी। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वन गलत होता है, ये गया। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया। हालांकि कन्फ्यूजन था इसको लेके, वाजीर अहमद रवि ने कहा था कि झारखंड के लिए कभी इशू किया गया है ट्रेजरी बिल, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। सो सेकंड इज करेक्ट। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंटेड फ्रॉम द पार वैल्यू। अभी जो मैंने आपको समझाया ये वाला केस है ना, कि वो उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, पर वो सस्ते में बेचा जाता है और मैच्योर्ड होने पे अपनी फेस वैल्यू पे उसे एक्सचेंज किया जाता है। So this is correct statement. So answer is 2 and 3. Next, with reference to IFC क्या है? आई होप आप जानते होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है ना, विंग है वर्ल्ड बैंक का। मसाला बॉन्ड, सबसे पहले IFC ने मसाला बॉन्ड इशू किया था। कब किया था भाई? 2013 में, है ना। इज आर करेक्ट। IFC विच ऑफर्स दिस बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। लीजिए यही आंसर में ट्रू।
These are rupee denominated bonds and are a source of debt financing for public and private sectors. ये भी सही स्टेटमेंट है. सो सी इज द राइट आंसर. पर मैं आपको मसाला बॉन्ड के बारे में कुछ बता दूं. मसाला बॉन्ड, पहली बात कि ये रूपी डिनोमिनेटेड होता है, मतलब रूपी में होता है, नॉट डॉलर डिनोमिनेटेड, रूपी डिनोमिनेटेड होता है. ठीक. इशूड बाय आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटीज. इशूड आउटसाइड इंडिया by Indian entities. नेक्स्ट, सबसे पहले आईएफसी ने इशू किया 2013 में. ठीक. चूंकि करेंसी की एक्सचेंज रेट बढ़ती करती है तो इसके साथ यही फायदा है कि जनरली अदर में क्या होता है ना कि एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है ना, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी. इस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टर पे चला जाता है, मतलब एक्सचेंज रेट जो बढ़ेगा घटेगा तो लॉस इन्वेस्टर सहेगा, है ना. कंपनी जो होगी वो सेफ रहेगी, जो कंपनीज जो होंगी है ना वो सेफ होंगी. ये मसाला बॉन्ड की खूबी है, या यहाँ से सवाल उठ सकता है ना. जबकि अदर में क्या होता है, अदर बॉन्ड्स में क्या होता है ना, अदर बॉन्ड्स में क्या होता है जो डॉलर डिनोमिनेटेड वगैरह होते हैं कि जो रिस्क होता है वो कौन झेलता है, कंपनीज झेलती हैं. ये खूबी है मसाला बॉन्ड की, यहाँ से सवाल उठ सकता है. सर और डिटेल में जाए उसके लिए फिर पूरी इकोनॉमिक्स की लेक्चर देखिए, लेक्चर सीरीज नेक्स्ट 2027 के लिए मैं लेके आऊँगा. ठीक है, वहाँ आप देखिएगा इस चीज़ को कैसे कैसे का जो प्रश्न आंसर है वहाँ. यहाँ तो मैं आपको पीवाईक्यू में ज़्यादा कम कैसे ज़्यादा आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ, है ना. सो दिस इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल. देखिए एफएसडीसी के बारे में आपको पहले बता दूं, इसको जो लीड करता है वो है फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन के. तो पहले सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. ऑर्गन ऑफ नीति आयोग बिल्कुल गलत है. नीति आयोग वो ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर को देखता है. तो 2 and 3 इज द राइट आंसर. वेंचर कैपिटल क्या है, अभी आपको बताया था, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का एक तरीका है. वेंचर नाम से पता चल रहा है किसी स्टार्टअप में जो पैसा लगाता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, गलत बात. लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, सही बात है. फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्री एट टाइम ऑफ लॉस, गलत बात. फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्री, गलत बात. स्टार्टअप से रिलेटेड 2 फंड होते हैं, याद रखिएगा, और दोनों ही अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड टाइप 1 में आते हैं, है ना. एक होता है एंजल फंड, एंजल इन्वेस्टर सुना होगा, और एक होता है आपका वेंचर कैपिटल, वीसीएफ वेंचर कैपिटल फंड, याद रखिएगा. ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करता हूँ. अभी कुछ देर में शाम तक एक हाई यील्डिंग स्टैटिक टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी. बहुत सारे जो मैं आप जनरल पढ़ाई के समय जिसको आप कवर नहीं कर पाते हैं, जिसको अलग से फोकस होना चाहिए, उसकी मैं 10-10 मिनट की लेक्चर ले आऊँगा. अगर आप उसको देखते हैं तो यू विल बी रियली गेटिंग एज इन नंबर ऑफ थिंग्स. थैंक यू. ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय.